सबसे पहले है पीरियोडिक टेबल। पीरियोडिक टेबल को स्टडी करते हैं। अब पीरियोडिक टेबल को पीरियोडिक टेबल ही क्यों कहा जाता है? तो देखें, पीरियोडिक का मतलब हमें पता है कि रिपीट होना किसी भी चीज़ का। तो अब पीरियोडिक टेबल में क्या चीज़ रिपीट हो रही है तो उसको हम देखते हैं। तो पीरियोडिक टेबल के अंदर जो हॉरिजॉन्टल रोज होती हैं इनको हम पीरियड्स कहते हैं, और इसके अलावा जो वर्टिकल कॉलम्स होते हैं इनको हम ग्रुप्स कहते हैं। इसमें अभी हम पीरियड्स की बात करेंगे, ठीक है। तो देखें, पीरियड्स में टोटल हमारे पास ये 7 पीरियड्स हैं। अगर मैं इनमें से कोई भी एक पीरियड ले लेता हूँ, फॉर एग्जांपल मैं ये 4th पीरियड ले लेता हूँ, ठीक है, जो यहाँ से पोटेशियम से स्टार्ट हो रहा है और यहाँ एंड हो रहा है क्रिप्टोन पे। और उसके बाद देखें, क्रिप्टोन के बाद जो अगला एलिमेंट है वो है रुबिडियम, और रुबिडियम से एक नेक्स्ट पीरियड स्टार्ट हो रहा है, ठीक है, 5th पीरियड हमारे पास यहाँ स्टार्ट हो रहा है। तो इस टेबल की खास बात यह है कि जब भी एक नया पीरियड स्टार्ट होता है तो उसके एलिमेंट्स की प्रॉपर्टीज सिमिलर होती हैं पिछले पीरियड के एलिमेंट्स की प्रॉपर्टीज की तरह। जैसे कि एग्जांपल के तौर पर अगर हम यहाँ बात करें तो हमारे पास है रुबिडियम, ठीक है, जो कि फर्स्ट मेंबर है अगले पीरियड का। तो इससे ऊपर वाला देखें एलिमेंट कौन सा है, इससे ऊपर वाला एलिमेंट है पोटेशियम, ठीक है। और पोटेशियम और रुबिडियम की प्रॉपर्टीज जो है वो काफी हद तक एक दूसरे के सिमिलर होंगी। और जो अगला मेंबर है वो है स्ट्रोंटियम। अब स्ट्रोंटियम की प्रॉपर्टीज इसके ऊपर वाले एलिमेंट्स जो कि इससे पिछले पीरियड में था उसके सिमिलर होंगी, जो कि है कैल्शियम, ठीक है। इसी तरह से यट्रियम की प्रॉपर्टीज सिमिलर होंगी किसके, स्कैंडियम के। तो ये इसी तरह से आगे चलता रहेगा। तो हमने देखा कि एक पीरियड के बाद प्रॉपर्टीज एलिमेंट्स की फिर से रिपीट हो रही हैं, ठीक है। तो इसी वजह से हम इस टेबल को कहते हैं पीरियोडिक टेबल, क्योंकि पीरियोडिक टेबल को डिजाइन ही इस तरह से किया गया है, इसके अंदर एलिमेंट्स को अरेंज ही इस तरह से किया गया है कि इसमें जो एलिमेंट्स हैं उनकी पीरियड्स में प्रॉपर्टीज जो है वो रिपीट होती हैं। अगर बात करें इसके हिस्टोरिकल बैकग्राउंड की, तो हमेशा से पीरियोडिक टेबल इस तरह से फॉर्म में मौजूद नहीं था। इसकी काफ़ी ज़्यादा प्रीवियसली फॉर्म्स थी जो कि रिजेक्ट हो गई क्योंकि वो एलिमेंट्स के बिहेवियर के अकॉर्डिंगली नहीं थी। तो हिस्ट्री में अगर हम देखें तो हिस्ट्री में सबसे पहला पीरियोडिक टेबल जिसने बनाया था वो एक मुस्लिम साइंटिस्ट था जिसका नाम था अल राजी। अब अल राजी ने एक पीरियोडिक टेबल बनाया और उसने एलिमेंट्स को क्लासिफाइड किया किसकी बेस पर, ऑन द बेसिस ऑफ देयर फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज। यानी कि अगर हम इसके टेबल की बात करें इस साइंटिस्ट के, तो इसमें क्या था, देखें यहाँ एलिमेंट्स हैं और एलिमेंट्स को किस तरह से कैटेगराइज किया गया था। जैसे सॉलिड्स को अलग कैटेगराइज कर दिया, लिक्विड्स को अलग कैटेगराइज कर दिया, गैसेस को अलग कैटेगराइज कर दिया। क्योंकि उस वक्त बहुत ज़्यादा एलिमेंट्स डिस्कवर नहीं हुए थे। अभी मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में तो हमारे पास 118 एलिमेंट्स हैं, लेकिन उस वक्त इतने ज़्यादा एलिमेंट्स नहीं थे। तो इस वजह से ये पीरियोडिक टेबल इस तरह से अल राजी ने यहाँ से स्टार्ट किया था। इनके बाद नेक्स्ट साइंटिस्ट थे डोब्रेनियर, जिन्होंने 1829 में पीरियोडिक टेबल को इम्प्रूव किया। इन्होंने एलिमेंट्स को ग्रुप किया ट्राइड्स में। अब ट्राइड्स का मतलब होता है 3। जो ट्राइड वर्ड है वो ट्राई से निकला है, ट्राई को 3 को कहते हैं। तो इन्होंने क्या किया, इन्होंने एलिमेंट्स के ग्रुप बनाए, 3-3 के ग्रुप बनाए और ये कहा कि 2 एलिमेंट के अगर एटॉमिक मास को एवरेज किया जाए तो जो आंसर आएगा वो उसके दरमियान वाले एलिमेंट का एटॉमिक मास आ जाएगा। फॉर एग्जांपल अगर हम यहाँ पर 3 एलिमेंट्स कंसीडर करते हैं ए, बी एंड सी, तो इनका कुछ ना कुछ एटॉमिक मास होगा। फॉर एग्जांपल अगर ए का एटॉमिक मास है 2 और सी का एटॉमिक मास है 6, तो इन दोनों की हम एवरेज लें, यानी कि इन दोनों को प्लस करें और 2 पर डिवाइड कर दें, तो आंसर आता है हमारे पास 4। अब 4 एग्जैक्टली बी एलिमेंट का एटॉमिक मास यहाँ मौजूद होगा। तो ये इन्होंने कॉन्सेप्ट पेश किया था 1829 में। तो इस थ्योरी के मुताबिक देखें तो हमारे पास 3 एलिमेंट्स अगर हम लें ग्रुप में, तो देखें यहाँ पर कैल्शियम है, स्ट्रोंटियम है और बेरियम है। और इनको अगर हम अपने मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में देखें तो हमें ग्रुप 2A में यहाँ ये एलिमेंट्स मिलते हैं, जिनमें देखें यहाँ कैल्शियम, स्ट्रोंटियम और बेरियम है। तो इनके अगर हम एटॉमिक मैसेज की बात करें तो कैल्शियम का एटॉमिक मास होता है 40, स्ट्रोंटियम का होता है 88 और बेरियम का होता है 137। और अगर हम 40 और 137 की एवरेज लें, ठीक है, जो कि यहाँ एक्सट्रीम पे हमारे पास मौजूद हैं दोनों एलिमेंट्स ग्रुप में, तो देखें 137 + 40 / 2, अगर इसको हम कैलकुलेट करें तो हमारे पास आंसर आता है 88.5। और 88 इसका एटॉमिक मास है, 88 स्ट्रोंटियम का एटॉमिक मास है। लेकिन ये थ्योरी भी आगे चल के रिजेक्ट हो गई थी क्योंकि पीरियोडिक टेबल में मौजूद बाकी एलिमेंट्स के लिए सेटिस्फाई नहीं करती थी। तो इस वजह से पीरियोडिक टेबल में और भी ज्यादा मॉडिफिकेशन की जरूरत थी। तो इसलिए नेक्स्ट जो साइंटिस्ट हैं वो हमारे पास है न्यूलैंड, जिन्होंने 1864 में अपनी थ्योरी पेश की और इन्होंने ऑक्टेव लॉ को इंट्रोड्यूस करवाया। तो ऑक्टेव लॉ क्या कहता है, व्हेन एलिमेंट्स आर अरेंज्ड इन ऑर्डर ऑफ इंक्रीजिंग एटॉमिक मासेस, जब एलिमेंट्स को हम उनके बढ़ते हुए एटॉमिक मासेस की बुनियाद पर अरेंज करते हैं तो क्या होता है
एवरी 8 एलिमेंट हैज सिमिलर प्रॉपर्टी टू फर्स्ट। हर 8वें एलिमेंट की प्रॉपर्टी पहले एलिमेंट के सिमिलर होती है। ठीक है, इसको हम और डीपली समझते हैं एक एग्जांपल से। यहाँ पर देखें हमारे पास कुछ एलिमेंट्स हैं ए बी सी डी ई एफ एंड जी, और इनको हमने एटॉमिक मैसेज की बेस पर इस तरह से अरेंज कर दिया। ठीक है, सपोज करें कि इनके एटॉमिक मैसेज की बुनियाद पर हमने इनको इस तरह से अरेंज कर दिया। अब इसके बाद जी के बाद जो नेक्स्ट एलिमेंट है वो है एच। अब एच को हम यहाँ सामने भी लिख सकते हैं, ठीक है, इस साइड पे, या फिर हम इसको यहाँ नीचे भी लिख सकते हैं। अब ऑक्टेव लॉ क्या कहता है? ऑक्टेव लॉ ये कहता है कि जो एच एलिमेंट है वो यहाँ सामने नहीं आएगा, वो ए एलिमेंट के नीचे आएगा। क्यों? क्योंकि ए एलिमेंट जो कि फर्स्ट एलिमेंट है और एच एलिमेंट जो कि 8th एलिमेंट है, इन दोनों की प्रॉपर्टी सेम है। ठीक है, अगर हम इसको इस तरह से देखें तो इनके एलिमेंट्स की प्रॉपर्टी सेम है। इसी तरह से आई की प्रॉपर्टी किसके सिमिलर होंगी? बी के। जे की प्रॉपर्टीज सी के की प्रॉपर्टीज डी के सिमिलर होंगी। ठीक है, इस तरह से ये आगे चलता जाएगा। तो इससे हमें ये पता चल गया कि हर 8वें एलिमेंट की प्रॉपर्टी पहले एलिमेंट के सिमिलर है। लेकिन ये थ्योरी भी आगे चल के रिजेक्ट कर दी गई जब नोबेल गैसेस की डिस्कवरी हुई। जब नोबेल गैसेस की डिस्कवरी हुई तो उन्हें यहाँ आगे इस साइड पे रखना पड़ा। तो देखें इससे 8 का कॉन्सेप्ट खराब हो रहा है, इससे 8वां एलिमेंट कौन सा बन रहा है? इससे 8वां एलिमेंट नोबेल गैसेस बन रही है। तो इस वजह से ये भी कॉन्सेप्ट यहाँ पर रिजेक्ट हो गया। इसके बाद नेक्स्ट साइंटिस्ट थे मेंडलीव, जिन्होंने 1871 में कंट्रीब्यूशन की पीरियोडिक टेबल की फॉर्मेशन में। तो यहाँ पर देखें इन्होंने क्या किया, इन्होंने एलिमेंट्स के एम्प्टी स्लॉट्स बनाए, यानी कि ग्रिड क्रिएट की, और उसके अंदर एलिमेंट्स को प्लेस करना शुरू किया। और उन्होंने प्लेस किस तरह से किया? इन्होंने एलिमेंट्स को उनके एटॉमिक मैसेज की बेस पर प्लेस करना शुरू किया। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज यहाँ पर यह है कि इन्होंने एलिमेंट्स जिनकी सिमिलर प्रॉपर्टीज थी उनको एक दूसरे के नीचे रखा था। ठीक है, यानी कि उन्हें एक ही ग्रुप में रखा था। तो इसका फायदा ये था, मेंडलीव के दौर में उस टाइम पर कुछ एलिमेंट्स जो थे वो डिस्कवर नहीं हुए थे। तो जो एलिमेंट्स डिस्कवर नहीं हुए थे लेकिन फिर भी मेंडलीव को पता चल रहा था कि इनकी प्रॉपर्टीज यहाँ पर मौजूद हैं, तो एलिमेंट्स भी होंगे। तो इस वजह से उन्होंने उन एलिमेंट्स के लिए एम्प्टी स्लॉट्स छोड़ दिए थे, यानी कि खाली जगह छोड़ दी थी कि वो इन फ्यूचर अगर डिस्कवर हो जाएंगे तो उनकी प्रॉपर्टीज इस तरह की होंगी, क्योंकि मेंडलीव ने उनकी प्रॉपर्टीज पहले से बता दी थी। फॉर एग्जाम्पल, अगर हम यहाँ एक एग्जाम्पल लें तो हमारे पास देखें इस ग्रुप में ये यहाँ पर एक एम्प्टी स्लॉट है। तो देखें इस ग्रुप में देखें फर्स्ट एलिमेंट है ए, सेकंड एलिमेंट है बी, और इन दोनों की प्रॉपर्टी सिमिलर होंगे एक दूसरे के। इसी वजह से मेंडलीव ने इनको एक ही ग्रुप में यहाँ पर प्लेस किया है। और जो सी एलिमेंट है वो मिसिंग है, वो उस टाइम पे डिस्कवर नहीं किया गया था। लेकिन सी एलिमेंट की प्रॉपर्टीज को मेंडलीव ने स्टडी कर लिया था कि यहाँ पर एक ऐसा एलिमेंट आएगा जिसकी प्रॉपर्टीज भी इन दोनों से मिलती जुलती होंगी, लेकिन वो उस टाइम पर मिसिंग था। तो उन्होंने एम्प्टी स्लॉट यहाँ पर छोड़ दिया और आगे इन फ्यूचर वो डिस्कवर भी किया गया। जैसे कि अगर हम बात करें जर्मेनियम की और स्कैंडियम की, तो ये दो ऐसे एलिमेंट्स थे जो उस टाइम पे तो डिस्कवर नहीं किए गए थे, लेकिन आगे चल के इनकी डिस्कवरी कर ली थी। और जिस तरह से मेंडलीव ने बताया था कि इनकी प्रॉपर्टीज होंगी, काफ़ी हद तक उस तरह के रिसोर्सेज के अकॉर्डिंग और उस तरह के जो भी एडवांसमेंट थी, तो उनकी वही प्रॉपर्टीज थी जब वो डिस्कवर कर लिए गए थे, जर्मेनियम और स्कैंडियम। अगर हम मेंडलीव के पीरियोडिक टेबल को देखें तो यहाँ पर आप देख सकते हैं मेंडलीव के पीरियोडिक टेबल में यहाँ पर कुछ देखें खाली जगह हैं। ये वही एलिमेंट्स हैं जिनकी उस टाइम पर डिस्कवरी नहीं हुई थी और आगे चल के डिस्कवर कर लिए गए थे। तो यहाँ पर सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है कि मेंडलीव ने ये प्रेडिक्ट किया कि कुछ एलिमेंट्स इस पीरियोडिक टेबल में मिसिंग है जो कि इन फ्यूचर डिस्कवर कर लिए जाएंगे, और मेंडलीव ने उनकी प्रॉपर्टीज पहले से ही बता दी थी उन एलिमेंट्स की कि वो इस तरह की प्रॉपर्टीज शो करेंगे। ठीक है, और आगे चल के जब वो डिस्कवर कर लेंगे तो उनकी प्रॉपर्टीज वैसी ही सिमिलर थी। तो इस तरह से ये पीरियोडिक टेबल काफी हद तक एफिशिएंट कंसीडर किया जाता है। लेकिन क्योंकि इसमें भी कुछ डिफेक्ट्स थे, अब डिफेक्ट्स को भी हम डिस्कस कर लेते हैं। आगे चल के हम डिफेक्ट्स के बारे में उनको देखेंगे, उनकी इंप्रूवमेंट कैसे की गई। तो पहला डिफेक्ट था लैक ऑफ सेपरेट पोजीशन ऑफ आइसोटोप्स। चूंकि आइसोटोप्स ऐसे एलिमेंट होते हैं जिनका एटॉमिक नंबर तो सेम होता है लेकिन उनका एटॉमिक मास डिफरेंट होता है, और मेंडलीव ने एटॉमिक मास की बेस पर ही अपने पीरियोडिक टेबल को बनाया था। तो इस तरह से अगर हम एग्जांपल लें तो कार्बन की एग्जांपल लेते हैं तो कार्बन में 12 भी है, कार्बन 13 भी है, कार्बन 14 भी है। तो मेंडलीव ने इनमें से एक को तो प्लेस कर दिया लेकिन बाकी दो के लिए जगह ही नहीं बची पीरियोडिक टेबल के अंदर। तो ये भी एक उसमें डिफेक्ट मेंडलीव के पीरियोडिक टेबल में। जैसे कि नेक्स्ट एग्जांपल देखें तो हाइड्रोजन है। हाइड्रोजन हमें पता है प्रोटियम, ड्यूटेरियम, ट्रिटियम, ये तीन इसके आइसोटोप्स होते हैं, हाइड्रोजन 1, हाइड्रोजन 2 और हाइड्रोजन 3। इनके लिए भी मेंडलीव को जगह नहीं मिली थी अपने पीरियोडिक टेबल में। नेक्स्ट पॉइंट जो है वो है एनोमलस पेयरिंग। अब मेंडलीव ने जो दो एलिमेंट्स के पेयर बनाए थे, यानी कि जो साथ साथ थे, उनकी पोजीशन में भी थोड़ा सा डिफेक्ट था। वो डिफेक्ट क्या था अगर हम यहाँ पर डिस्कस करें तो मेंडलीव ने पोटेशियम और आर्गोन को इस तरह से प्लेस किया था, पहले पोटेशियम था उसके बाद आर्गोन था। जबकि अगर इनका एटॉमिक मास देखें तो एटॉमिक मास की बेस पर 39.0 और 39.9
इसके बेस पर तो बिल्कुल ठीक है, पोटेशियम को पहले ही होना चाहिए, आर्गोन को उसके बाद होना चाहिए। लेकिन मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में जब एलिमेंट्स को उनके एटॉमिक नंबर की बेस पर अरेंज किया गया तो वहां पर क्या देखा, वहां पर ये देखा कि आर्गोन का एटॉमिक नंबर है 18 और पोटेशियम का एटॉमिक नंबर है 19। ठीक है, तो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में इनको इस तरह से प्लेस किया गया, पहले आर्गोन को प्लेस किया गया, उसके बाद पोटेशियम को प्लेस किया गया। अगर हम मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में देखें, यहाँ पर हमारे पास आर्गोन है और उसके बाद नेक्स्ट पीरियड में यहाँ पोटेशियम है, तो ये भी एक डिफेक्ट था। तो नेक्स्ट डिफेक्ट ये है पोजीशन ऑफ लैंथेनाइड्स एंड एस्टेनाइड्स। अब मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में जो लैंथेनम और एक्टिनम है, इसके बाद से दो नई सीरीज स्टार्ट हो रही हैं, ठीक है, जिन्हें हम यहाँ अलग करके नीचे लिख देते हैं, जो एफ ब्लॉक हम कंसीडर करते हैं। तो इसके बारे में भी मेंडलीव ने एक्सप्लेनेशन नहीं दी थी और ये मेंडलीव के पीरियोडिक टेबल में मिसिंग था। तो ये था इसका थर्ड डिफेक्ट।